Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional as well as GS history. Now today I am here to discuss the questions of UPSC Prelims 2026. See, I am going to discuss all the history questions including elimination techniques as well as screenshots ऑफ सोर्सेज. मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने आपको लाइन बाय लाइन कहाँ से कौन से बुक से क्वेश्चन आए हैं, आई एम गोइंग टू इंक्लूड दैट ओवर हियर एज वेल. ओके, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से अगर सेट ए की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें वो हिल्टन यंग कमीशन वगैरह आया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 वहाँ से जा करके हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक लाइन बाय लाइन कहाँ से आया है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो लेट अस बिगिन. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि व्हेन आई टॉक अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक्स, आई एम वेरी वेरी अवेयर कि एलिमिनेशन टेक्निक्स में कितना भी यहाँ पे बता दो, इन द एग्जाम हॉल द प्रेशर्स आर डिफरेंट. आपको एक टाइम के अंदर में क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, एज वेल एज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बेसिकली एक अनकन्वेंशनल पेपर आया है उसको भी माइंड में रख के एक प्रेशर तो होता ही है. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट आई कैन टेल यू कि आगे से अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका माइंड में थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पेपर. ओके, सो लेट अस बिगिन. Now the first question is, which of the following Carnatic music ragas is similar to Rag Bilawal in Hindustani music? अब सबसे पहले क्या है ना कि ये देखते हैं कि ये आया कहाँ से. अब ये एक बहुत ही टिपिकल नीश क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आपको आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको नहीं आता है. आई डोंट नो थ्रू दिस क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी वाज ट्राइंग टू टेस्ट, बिकॉज अगर यूपीएससी को एक्चुअल में किसी पर्सन का आर्ट एंड कल्चर का नॉलेज चेक करना होता, दे वुड हैव सिंपली आस्क्ड अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक या फिर कार्नेटिक म्यूजिक में डिफरेंस पूछ लेते वो, या इसी के थोड़े माइन्यूटली कुछ फीचर्स पूछ लेते, कुछ अलग अलग इसके कुछ एस्पेक्ट से पूछ लेते, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछ लेते. बट दिस क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हिंदुस्तानी म्यूजिक का कौन सा राग है और कार्नेटिक म्यूजिक का उसका इक्विवेलेंट राग क्या है, दैट आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प टू चेक अ पर्सन्स प्रिपेयर्डनेस फॉर मेंस. ओके, नाउ बट स्टिल सिंस द क्वेश्चन हैज कम, तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आपको आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो माई सजेशन वुड बी जस्ट लीव इट. बट अगेन कि अगर आपको अटेम्प्ट करना ही है ऐसे क्वेश्चंस को, तो फिर क्या है ना कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ. यहाँ पर क्या है, नितिन सिंघानिया के बुक में ये क्वेश्चन एज इट इज नितिन सिंघानिया में नहीं दिया हुआ है, बट नितिन सिंघानिया के बुक में एक चीज दिया हुआ है दैट थाट शुड हैव 7 नोट्स. बेसिकली थाट हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो सेक्शन है वहां पर थाट बोल करके एक पोर्शन है, वहां पे ही हैज डिस्कस्ड अबाउट 10 टाइप ऑफ थाट. उसमें से क्या है, एक तो हो गया बिलावल और बाकी यहाँ पे बहुत सारे हैं, एंड लास्ट में ही हैज सेड तोड़ी. ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत अपने आप को स्ट्रेस करके हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे इसको ये जो तोड़ी है लास्ट में, इसके बेसिस पे अगर हम चाहें तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे. दिस कुड बी वन थॉट प्रोसेस इन योर माइंड. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता, बेस्ट इज लीव दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली थाट क्या है, राग क्या है, स्वर क्या है. और इसलिए अगर आपको ऐसे सेक्शंस जो है ना, आप अगर देखोगे भी आपके नितिन सिंघानिया के बुक में, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा. ठीक है, सो क्विकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज स्वर, व्हाट एग्जैक्टली इज थाट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज राग. तो स्वर, ठीक है, स्वर अगर हम बोले, स्वर को ना हम नोट्स भी बोलते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज नोट्स. जो हमारा सा रे गा मा पा धा नी और सा, ठीक है, ये जो है ये हमारे 7 नोट हैं. इसको अगर आप काउंट करेंगे ये टोटल कितने आते हैं, ये आते हैं टोटल 7. सो दीज आर 7 नोट्स या फिर 7 स्वर बोलते हैं इनको. अब क्या है कि अगर थाट क्या होता है, थाट बेसिकली इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वर. मतलब हो गया कि आप सारे गामा जैसे है सारे गामा पाधा नीसा, अगर आप सिंपल बस इसको गा रहे हो देन दैट इज थाट बिलावल. ठीक है, थाट बिलावल मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज पे एक्स्ट्रा फोकस नहीं कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सा रे गा मा धा नीसा, तो अगर मैं माँ को ज्यादा फोकस कर रही हूँ वाइल सिंगिंग सारे गा मा पाधा नीसा, देन दिस बिकम्स थाट ख्याल. ठीक है, ख्याल मोस्ट प्रोबेबली ख्याल, बट ठीक है, मतलब समझ में आया. तो अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गा और धे पे ज्यादा फोकस करूंगी तो वो भैरव हो जाएगा. ठीक है, भैरव थाट जो है वो हो जाएगा. तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. स्वर जो है, स्वर का ही जो है थाट क्या होता है कि उसको किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से उसको आप सिंग कर रहे हो. ठीक है, दैट इज
थाट। अब थाट एग्जैक्टली इसमें क्या है, कोई वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है इसमें, तो इट डज नॉट एग्जैक्टली मेक सम सेंस। अब जब थाट जो है इसमें क्या है कि बस आप उसको जल्दी गा सकते हो, स्लो गा सकते हो, किसी एक स्वर पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, बेस्ड ऑन दैट अलग अलग हमारे पास 10 तरीके के थाट हो गए। और वही नितिन सिन्हा ने क्या किया है, नितिन सिन्हा ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, तो काफी सारा भैरवी हो गया, भैरव हो गया जो मैंने अभी बताया, ठीक है, तो इस चीज पे इन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको पता होता कि थाट का मतलब क्या है तो आप एक बार एटलीस्ट ध्यान से पढ़ते कि हाँ 10 थाट है, चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या है उनके नाम, ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। अब थाट क्या है, ये सारे गामा पाधा निसा यही है। अब इसी चीज में अगर हम थोड़े इमोशंस डाल दें, मतलब उसको हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में भी गा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी गा सकते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा कहीं किसी पे वॉइस को वाइब्रेशन ज़्यादा करके कुछ वेरिएशन से भी हम गा सकते हैं, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली अबाउट एम्फसाइजिंग ऑन वेदर सारे गामा पा, उसके अलावा भी वेरिएशंस कर सकते हैं उसमें। इन दैट केस इट बिकम्स अ राग। समझ में आया? तो ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्वर, थाट एंड राग। So this is what it is, okay? So my best opinion is just leave out this. अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ है, द कार्नेटिक म्यूजिक इक्विवेलेंट, इसका पेरेंट क्या है, आंसर क्या है इसका, धीर शंकराभरणम, ठीक है। क्यों इसको आंसर इसका ये है, देखो ये जो राग बिलावल, मैंने क्या बोला, राग बिलावल जो था, ठीक है, बिलावल में आप क्या करते हो, आप फ्लैट, किसी में सा रे गा मा धा पा नी सा, किसी पे एक्स्ट्रा फोकस नहीं डाल रहे हो, किसी पे कम फोकस भी आप नहीं डाल रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शुद्ध, ठीक है, शुद्ध स्वर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, शुद्ध स्वर। तो ये जो शुद्ध स्वर या शुद्ध थाट जो है, इसी का जो हम देखें अगर कार्नेटिक म्यूजिक में, ये तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में है सारे गामा पाधा निसा, कार्नेटिक म्यूजिक का इक्विवेलेंट क्या है ये, ठीक है, इस चीज को हम एक दूसरे के संग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक में, दिस इज धीर शंकरा भनम। समझ में आया? सो दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिल्टन यंग कमीशन 1926 was adopted by the British government for which of the following reasons? अब before I come to the options, let me explain you something. हम कौन सा टाइम के यहाँ पे बोल रहे हैं, 1926। अब हिल्टन यंग कमीशन जो है, अच्छा इसका सोर्स क्या है, सोर्स एग्जैक्टली अगर हम बोलें, सोर्स एग्जैक्टली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया जो है बिपिन चंद्रा का, वहाँ पे चैप्टर 7 और चैप्टर 13 जो है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको इसका आंसर एग्जैक्टली वहाँ से लिया हुआ नहीं है, बट यू कैन रीच टू द आंसर। फॉर एग्जाम्पल सी दिस, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में क्या, चैप्टर नंबर 7 में क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट करेंसी एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग बेसिकली अबाउट होम चार्जेस, और क्यों होम चार्जेस की वजह से क्या है, ये करेंसी एक्सचेंज का प्रॉब्लम जो है वो अराइज कर रहा है, इसके बारे में ये इस चैप्टर में बात करते हैं। अलॉन्ग विद दैट देर इज ऑल्सो अ चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, जिसको बोल रहे हैं द ड्रेन। तो इसमें जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव दादा भाई नौरोजी, उन्होंने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बात किया था। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उसमें भी उन्होंने ये रेमिटेंसेज, होम चार्जेस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है। तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, अगर ये दो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इट वुड हैव बिकम ईजियर फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में क्या है, स्पेक्ट्रम में एज सच हिल्टन यंग कमीशन के बारे में डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे ये आरबीआई वगैरह के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पे बस एक जगह पे कहीं पे मेंशन है, ठीक है, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर अबाउट कहाँ पे मेंशन है, बट एटलीस्ट जस्ट मेंशन है कि ऐसे हिल्टन यंग कमीशन जो है वो था। नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन डेट ईयर क्या है, 1926। नाउ दिस हिल्टन यंग कमीशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसको क्यों लाया गया था, देखो शुरू में क्या है ना, अच्छा शुरू में करेंसी जो होता था उसको गोल्ड के संग लिंक किया जाता था। व्हाट इट मीन्स इज कि फॉर एग्जाम्पल 1 पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग अगर हम बोलें, दिस विल बी लिंक टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा वो उसी हिसाब से चेंज होगा, इट वॉज डायरेक्टली लिंक टू गोल्ड। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा है, अच्छा, और रूपी क्या था ना, रूपी वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ गोल्ड, रूपी को इन्होंने क्या किया था, रूपी वॉज लिंक्ड विथ पाउंड स्टर्लिंग,
मतलब पाउंड स्टर्लिंग का वैल्यू जैसे अगर बढ़ेगा तो रुपये का वैल्यू कमेगा, ठीक है, रुपये का वैल्यू कम, तो इस तरीके से पाउंड स्टर्लिंग का वैल्यू घटेगा तो रुपये का वैल्यू बढ़ेगा। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया था, रुपी वॉज नॉट लिंक टू गोल्ड, रुपी वॉज लिंक टू पाउंड स्टर्लिंग एंड पाउंड स्टर्लिंग वॉज लिंक टू गोल्ड। समझ में आया कि इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इस तरीके का रिलेशन था। अब क्या हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व एंड ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ब्रिटेन वॉर में क्या होता है, खर्च ज़्यादा होता है, सो अ लॉट ऑफ मनी वॉज बीइंग स्पेंट। अब क्या है कि पाउंड का अगर वैल्यू, इसका मतलब क्या है, पाउंड का डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। नाउ व्हेन डिमांड फॉर पाउंड इज इंक्रीजिंग तो रुपये का क्या होगा, रुपये का वैल्यू और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एज अ रिजल्ट जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल होम चार्जेस, अभी हम आते हैं होम चार्जेस क्या है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मान लो उसको पैसा पे करना है, किसको, अपने जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पे, या पेंशन होल्डर्स जो हैं जिन्होंने पहले इंडिया में काम किया है, उनको उसको पैसा देना है या पैसे भेजने हैं, ठीक है, अपने होम गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज प्रॉफिट एंड ऑल, तो वो किस में भेजेंगे, वो पाउंड में भेजेंगे, ऑब्वियसली वो रुपीज़ में तो वहाँ पे भेजेंगे नहीं। तो रुपये का जब ये पाउंड बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांग होगा एंड अगर रुपये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि पहले अगर उनको 4 पाउंड भेजने के लिए अगर लेट अस अस्यूम 10 रुपये देना पड़ता था, तो अब उन्हें 4 पाउंड भेजने के लिए लेट अस अस्यूम उनको 20 रुपये देना पड़ेगा। सो दे हैव टू सेंड मोर रुपीज़ एंड ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था स्पेशली वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से, तो ये प्रॉब्लम से डील करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू अपॉइंट अ कमीशन जिसको वो बोल रहे हैं हिल्टन यंग कमीशन। खुद इनका क्या हो रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पाउंड से एक्सचेंज करने के लिए भी इतना गोल्ड नहीं था। अपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एकदम से डिमांड बढ़ गया, पैसे ज़्यादा खर्च होने लगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है जो वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था अपने कंट्री में, ठीक है। तो 1925 वॉर के बाद एंड 1925 में इन्होंने क्या किया, विंस्टन चर्चिल व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड से लिंक किया था और इसलिए 1926 में यह कमीशन लाया गया था कि क्या करना है आगे, ठीक है, कि इंडिया के एक्सचेंज रेट को हमें क्या करना है, किस तरीके से फिक्स करना है। तो देयर वर सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन एंड वन ऑफ द रिकमेंडेशंस वाज आल्सो कि एक सेंट्रल बैंक हमें सेटअप करना पड़ेगा इन इंडिया एंड दैट्स हाउ द आरबीआई वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द हिल्टन यंग कमीशन। अब यहाँ पर आते हैं कि ये आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द हिल्टन यंग कमीशन was adopted by the British government for which of the following reasons। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, aiding the flow of remittance from India and maintaining India's credit worthiness। This actually is the reason। अभी मैंने क्या बोला कि remittance मतलब क्या है, it's part of home charges, ठीक है। होम चार्जेस क्या है कि इंडिया में जितने भी लोग आए हैं, इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे जो रिटायर हो गए हैं अपने घर पे हैं, इंडियन कंपनीज जो इंडिया में प्रॉफिट कमा रही हैं उनको अपने प्रॉफिट का शेयर किसको देना है, एज टैक्स एंड ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये सारे उनको पे, वो अर्न कर रहे हैं रुपीज़ में लेकिन उनको पे करना है उनको पाउंड में, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसको क्या है, रेमिटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। रेमिटेंस का बेसिक मतलब आप सबको पता है कि बाहर अगर कोई रह रहा है वो अपने होम कंट्री में जो पैसा भेज रहा है अपने फैमिली को एटसेट्रा को गिफ्ट से बाकी कुछ से, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। सो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इनका प्राइमरी मोटिव था। अब प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इम्पोर्टर्स इतना तो आपको पढ़ के समझ जाना चाहिए था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये तो बिल्कुल भी मोटिव नहीं होगा कि इंडिया में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं बट दिस वाज नॉट द प्राइमरी मोटिव। एंड प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सो रुपी एंड गोल्ड का मैंने बोला कि अपने आप में तो लिंक्ड थे ही नहीं, रुपी वॉज लिंक टू पाउंड, पाउंड वॉज लिंक टू गोल्ड, ठीक है। और उसको भी उन लोगों ने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर के बाद में सस्पेंड कर दिया था उन्होंने, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड सोर्स मैंने आपको बता दिया। Next, if you come to the third question says Pali text contains, yes, and ये जो है I have found the book, ठीक है, जहाँ से ये क्वेश्चन लाइन एज इट इज उठा के लिया गया एंड दैट बुक इज़ अ वेरी कॉमन बुक। सारे हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को वो पढ़ना ही है। मैंने अपने पहले वीडियोस में, अगर आप देखोगे हिस्ट्री ऑप्शनल वीडियोस में, तो आई हैव सेड कि किस तरीके से जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये वाला बुक जो है यहाँ से सीधा कोट अनकोट करके यूपीएससी क्या है क्वेश्चंस पूछती है एग्जाम में। सो दिस ओजे बुक, ठीक है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। एंड रिगार्डिंग दोज हु आर फ्रॉम जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है, जिन लोगों का, देखो आई हैव नॉट सेट दिस पेपर, ठीक है, लेकिन ये बुक जो है उपिंदर सिंह का बुक है और उपिंदर सिंह का बुक जो है दैट इज़ अ काफ़ी थिक बुक एंड आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट। आई डोंट नो व्हाट सेंस इट मेक्स फॉर देम टू आस्क फ्रॉम दैट बुक
as it is we can see in this year's UPSC paper that the paper is not making sense. ठीक है, if you talk I guess in Gen Z words, the sense is not making sense is not sensing. Okay, so anyways, consider the following statements. Pali text contains the first definite reference to coins. Example, Kahapan, then is Nikha, Kamsa and Kanika. एक स्टेटमेंट ये है कि पाली टेक्स्ट जो है दे कंटेन द फर्स्ट रेफरेंस टू कॉइन्स. And second is the literary evidence from Pali texts is corroborated by archaeological evidence of punch-marked coins from many sites, and most of them made in silver. अब एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है ना, आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है. ये आपको नहीं बोल रहा है कि आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. दे हैव सेड द अबव स्टेटमेंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, कि ये जो ये लिखा गया है ये स्टेटमेंट्स किन दो चीज़ों से रिलेट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्लू क्या होना चाहिए एग्जाम हॉल में. लेट अस अस्यूम आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. योर क्लू शुड बी कि यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस टू कॉइन्स की बात कर रहे हैं. तो अगर आपने वैदिक एज पढ़ा है तो वैदिक एज में वी रीड दिस, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में ये लिखा रहता है कि ऋग वैदिक पीरियड में क्या है हमारा कॉइनेज वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था. लेटर वैदिक पीरियड में ग्रेजुअली देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ, वी वर मूविंग टुवर्ड्स करेंसी, बट करेंसी एग्जैक्टली इन अ फॉर्मल टर्म हैड नॉट कम. तो कॉइन्स का डेवलपमेंट है, ये कौन से पीरियड की बात कर रहा है, ये जो है ये मौर्यास के टाइम से. हमें जो 16 महाजनपद का पीरियड है, ग्रेजुअली जब हम मौर्यास के टाइम पे जा रहे हैं वहां से हमें कॉइन्स प्रॉपर मिलने स्टार्ट होते हैं. ठीक है, एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन्स वेर पंच्ड मार्क्स कॉइन्स. नाउ इफ यू हैव ऑल्सो रेड इन द बुक्स रिगार्डिंग दैट पीरियड, 16 महाजनपद पीरियड एंड ऑल्सो द लेटर वैदिक पीरियड, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे दैट ऑल्सो एसोसिएट्स विथ अर्बनाइजेशन. ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा था. सेकेंड अर्बनाइजेशन अगर हम बोलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, ये हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे. तो यू कुड हैव the thought process could have gone in this direction and using this knowledge you could have reached to the answer. तो यहाँ पर क्या है, the above statements have been associated with which of the following: emergence of urban life and transition to money economy. ठीक है, so this is how you could have reached to the answer. So the answer would have become यहाँ पे both 1 and 2 होना चाहिए था. Now ये क्वेश्चन लिया कहाँ गया है, लाइन बाय लाइन अगर हम देखें तो see this, एक सेकेंड, why is it not moving? यस, तो लाइन बाय लाइन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये उपिंदर सिंह जो है ना उनका बुक है. यहाँ पर चैप्टर 6 जो है उनका पेज नंबर मैंने पहले वाले स्लाइड में बता दिया कि यहाँ पे, अच्छा ये ओवर हाईलाइट हो चुका है, बट एनीवेज यहाँ पर है पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइनेज. इट्स एग्जाम्पल कहापान, निख, दिस कामसा, बाकी 3-4 और इन्होंने बोला है. फ्रॉम मेनी साइट्स, मोस्ट ऑफ देम मेड ऑफ सिल्वर. ठीक है, तो ये द बिगिनिंग ऑफ मनी डिड नॉट मीन, और ये फिर आगे वाले पेज में इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही है. तो ये वाला जो बुक है, चैप्टर्स है, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज और हैव नगर स्टाइल शिखर. अगेन ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ कि ठीक है, इसको बिल्कुल भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते हैं. बेसिक थोड़ा बहुत अगर हमें आइडिया है तो हम इसको रीच कर सकते हैं. देखो सबसे पहले क्या है, नगर स्टाइल की बात कर रहे हैं तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये नॉर्थ इंडिया से रिलेट करेगा. ठीक है, नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है नगर स्टाइल. तो इसमें सबसे पहले अगर देवगढ़ हम देखते हैं तो देवगढ़ क्या है, नॉर्थ इंडिया में है, तो दैट इज 10 अवतार टेम्पल जो है वो तो सही होना चाहिए. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट ए है वो कट हो, मतलब ऑप्शन ए हमारा कट हो जाता है. नेक्स्ट इज विरूपक्ष टेम्पल. अब विरूपक्ष टेम्पल है, अगर आपने नितिन सिंघानिया पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो विरूपक्ष टेम्पल वहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है नितिन सिंघानिया में. सी आई हैव शोन इट हियर कि विरूपक्ष टेम्पल जो है जब वो द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर से डील करते हैं तो वहाँ पे ही हैज़ मेंशन्ड एज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो वी नो कि विरूपक्ष टेम्पल जो है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा. तो 4 वाला जो है ये भी कट हो गया. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 and 3 या फिर 3 ओनली. नाउ यू हैव टू टेक अ गेस. और यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो टेम्पल है, अब मेनी पीपल में थिंक कि ये आईहोल जो है ये तो कर्नाटका में लोकेटेड है, इसलिए ये नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये क्या है कि एक्चुअली दिस हैज़ अ स्टाइल नगर स्टाइल शिखर, बिकॉज जो चालुक्यास है ना उन्होंने बनाया था इसको. एंड द अर्ली चालुक्यास दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विथ बोथ द्रविड़ स्टाइल टेम्पल्स जब बना रहे थे उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, द्रविड़ स्टाइल ऑल्सो एंड जो नगर स्टाइल है उसमें भी. ठीक है, तो उसमें ये वाला जो है ये भी किसने बनाया था,
सॉरी ये यस बादामी, बादामी वाला भी किसने बनाया था, ये भी अर्ली चालुक्याज ने ही बनाया था, बट देन दिस वन इज ऑफ द्रविड़ स्टाइल एंड दिस वन इज ऑफ नगर स्टाइल। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ऐसे क्वेश्चंस में अगेन मैंने बोला कि आप 50-50 पे तो पहुंच गए हैं। बाकी अगर आपने कहीं पे देखा होगा, आप आई होल वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो, कहीं पे आपने एक फेंट इमेज वगैरह आ रहा है तो उससे आप रीच कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस। एंड नितिन सिंघानिया का मैंने बता ही दिया कि दो जगह, अच्छा 10 अवतार टेम्पल का एक वो बनाकर ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक फोटो में ही के हिसाब से भी दिया हुआ है। लेकिन कहीं भी एनसीईआरटी वगैरह में भी अगर आप देखो तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा है सारे टेम्पल्स मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज अमंग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम हॉल में क्या करना है, जहाँ पे नॉट वगैरह अगर पूछ रहे हैं तो आपको नॉट को क्या करना है, एज यूजुअल नॉट को आपको सबसे पहले जब आप पढ़ते हो उसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पर आंसर क्या है इसका, आंसर यहाँ पे है सॉरी यस यक्ष। ठीक है, देव, अच्छा इसमें भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये गलत किया है, बिकॉज दे थॉट कि जैनिज्म में क्या है, जैनिज्म में गॉड्स के बारे में महावीरा जो है ही हैड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ गॉड, दैट्स वाई यहाँ पे देव नहीं होगा, और इस चक्कर में वो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो मार्क करके आ गए हैं। लेकिन देखो एक चीज़ है, ये क्वेश्चन लेकिन ईजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा ये एनसीईआरटी है। ठीक है, कौन से क्लास का, वी हैव, एक सेकेंड, नो दिस वन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, बट देन अगेन यस उपिंदर सिंह का जो बुक है ना, उपिंदर सिंह के बुक में यहाँ पे एज इट इज, अगेन आई टोल्ड यू कि पूरा एज इट इज क्वेश्चन ये जो है यहाँ से उठाया गया। यहाँ पर क्या है, लाइन बाय लाइन, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ में बता रहे हैं, जैन डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइजेस 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वन इज देव, गॉड्स या फिर देव, सेकेंड इज मनुष्य, थर्ड इज नरकी दैट इज हेल बींग्स, एंड फोर्थ इज हिरण्य दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे कहीं भी यक्षस के बारे में बात नहीं किया गया। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दिस थ्योरी ऑफ गॉड दैट आई वाज सेइंग, तो ये जो महावीरा है ना, महावीरा ने रिजेक्ट किया था अथॉरिटी ऑफ द गॉड्स, ही हैड रिजेक्टेड द गॉड, बट देन गॉड का मतलब यहाँ पर उन्होंने जिस चीज़ को रिजेक्ट किया था ना, दैट वाज अ सुपर नेचुरल बीइंग जो सब पे नजर बनाए रख रहा है एंड कंट्रोल्स द एवरीडे लाइफ एंड एस्पेक्ट ऑफ द पीपल, उस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया था। यहाँ पे जो गॉड्स हैं, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमंस जो हैं दे गेट बॉर्न इन, अपने अपने कर्म के हिसाब से ये चार फॉर्म्स में ये बॉर्न होते हैं। ठीक है, आइदर दे कैन बी बॉर्न एज गॉड्स, गॉड्स यहाँ पर मतलब ये है कि हेवनली बींग्स, लेकिन नॉट नेसेसरली पीपल हु कंट्रोल एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। समझ में आया? तो यहाँ पर आंसर जो है वो ये होगा। एंड अगर आपने थोड़ा सा जैनिज्म बुद्धिज्म जो है ना, मैंने इसलिए इसको ईजी बोला बिकॉज जो हिस्ट्री ऑप्शन के स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि अगर आप उपिंदर सिंह जो है वो आपका मैंडेटरी बुक है, मैंने बोला है उसको आपको सिलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से पढ़ना ही है उस बुक में, तो अगर आपने बुद्धिज्म जैनिज्म वाला बुक पढ़ा है तो वहाँ पे एज इट इज जो है वो लिखा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हालीसाया पेंटिंग इन द बाग केव रिप्रेजेंट्स। अच्छा, अब ये क्या है कि अगेन दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट द थॉट प्रोसेस दैट वी शुड हैव हैड इन द एग्जाम इज कि देखो, हम जनरली पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, अजंता केव्स के पेंटिंग की बात करते हैं। ठीक है, वी टॉक ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ एलोरा, वी टॉक ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ बाग केव्स। समझ में आया? पेंटिंग्स में इन्हीं 3 के बारे में हम मेनली बात करते हैं। अब अगर आपने डायरेक्ट इसका आंसर नितिन सिंघानिया में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना तो आपको इतना समझ में आएगा कि ये जो है इनके अलग अलग थीम्स हैं पेंटिंग्स के, ये बुक में लिखा हुआ है। अजंता फॉर एग्जाम्पल, अजंता की अगर आप बात करते हो, बोधिसत्वास, कोर्ट लाइफ वगैरह, स्पेशली कोर्ट लाइफ एंड बोधिसत्वास, दिस इज द मेन थीम ऑफ द अजंता। एलोरा जो है वो मोस्टली रिलीजियंस थीम से डील करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, तीनों से रिलेटेड क्या है, हमें जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो हमें एलोरा में मिलते हैं। बाग केव इज अ लिटिल सिमिलर टू अजंता केव्स, बट इट इज डिफरेंट, मतलब बाग केव के जो पेंटिंग्स है दे आर सिमिलर टू द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। यहाँ पर भी बोधिसत्व वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है, बट अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर दैट आई टीच इन माई क्लास ऑल्सो रिगार्डिंग दिस थिंग, रिगार्डिंग दिस बाग केव्स इज कि बाग केव्स जो है ना वो लाइफ स्टाइल, एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रीच कर सकते थे इस पे कि इट इज़ अ जॉयस फोक डांस।
बुद्धा इन अ मेडिटेटिव पोज, ये नहीं है यहाँ पे। देन डिपिक्शन ऑफ शिवा एंड कैलाश, इसको आप कट कर सकते थे बिकॉज ये क्या है, ये एलोरा में डिस्कस होता है। समुद्र मंथन, अगेन यू कुड हैव कट दिस कि ये भी क्या है, ये एलोरा में डिस्कस होता है। सो बुद्धा इन, तो यहाँ पर क्या बचता है, ये दो ऑप्शन बचता है हमारे पास। एंड जॉयस डांस बिकॉज इट रिलेट्स टू एवरीडे लाइफ, यू कुड हैव रीच टू दिस आंसर। अंडरस्टूड? जहाँ पे 50-50 है वहाँ पे आप सोच सकते हो अटेम्प्ट करने का। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने ये दिया है कि एलोरा के पेंटिंग्स में यहाँ पर बोल रहा है रिलेटिंग टू ऑल थ्री रिलीजन्स एंड ऑल। एंड नितिन सिंघानी की बुक में अगर आप देखोगे बाघ पेंटिंग्स, तो यहाँ पे मोर अर्ली एंड ह्यूमन, और यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है ना, दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स, जस्ट 1 सेकेंड, यस। सो यहाँ पर क्या है कि ये बाघ पेंटिंग्स में ही, और नेक्स्ट पेज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिख रहा है दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट रिलीजियस थीम्स इन द लाइट ऑफ, मतलब रिलीजियस थीम्स को भी दे आर डिस्कसिंग बेस्ड ऑन कंटेम्पोररी लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड दस मोर सेक्युलर इन नेचर। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इतना आप अटेम्प्ट कर सकते हो बाय हैविंग दिस थॉट प्रोसेस। बट देन अगेन आई टोल्ड यू कि दिस ईयर यूपीएससी वाज नॉट मेकिंग मच सेंस द क्वेश्चंस, कि आपको अगर पूछना ही है तो आप इतना स्पेसिफिक पेंटिंग पे क्यों पूछ रहे हो। अब बाकी चीज़ें भी है ना पूछने के लिए, यू कुड हैव आस्क्ड दैट ऑल्सो, बट ठीक है, इस पर ज़्यादा क्रिटिक नहीं कर सकते। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज consider the following statements relating to the use of place value system in India. Very important. यहाँ पर भी लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। अगेन द सेम ओजी सोर्स, दैट इज उपिंदर सिंह का बुक। उपिंदर सिंह का बुक है, वहाँ पे लाइन बाय लाइन ये चीज़ दिया हुआ है। लेट अस सी दिस। यहाँ पर शी हैड टॉक्ड अबाउट, ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर 9 पेज, अभी लेटेस्ट एडिशन में चैप्टर 9 पेज 641। इन दिस बुक शी हैज डिस्कस्ड अबाउट द प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे नेक्स्ट शी हैज सेड द प्लेस वैल्यू सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, मतलब बेसिकली ये जो तीनों ऑप्शंस है ना उसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रही है। एंड ये जो लास्ट के दो ऑप्शंस आप देखोगे कि इन द 9th century प्लेस वैल्यू बिकम्स जनरल इन इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर इंडिया। 9th century की बात हो रही है यहाँ पे, एंड इंडिया की बात हो रही है। एंड सेकेंड इज the place values have been found in Sanskrit inscriptions in Southeast Asia as early as 7th century. So यहाँ पे just remember the centuries, and यहाँ पे देखो there is a line, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला है the decimal value system occurs in 3rd century works on astrology, and then तो यहाँ पर किसके बारे में हो रही है कि 3rd century वर्क में ही हमें मिलना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट शी इज स्पेसिफिकली सेइंग कि बाद में क्या है, ये डेसिमल सिस्टम वारहा मिहिर और आर्यभट्ट यानी कि गुप्ता पीरियड में भी यूज़ हो रहा है। गुप्ता पीरियड क्या है, अराउंड हमारा अगर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें 4th and 5th century। एंड देन शी सेज कि इन यूरोप द ओल्ड कम्बरसम सिस्टम वॉज फॉलोड टिल 12th century, वाइल इंडियन मैथमेटिशियंस वेर यूजिंग द सिस्टम इन वाइडली इन 5th century सी। तो अगर आपने ये वाला पढ़ा होता तो आप इस आंसर पे यू कुड हैव रीच टू दी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन माखानी प्लेट्स इन गुजरात। वैसे तो ये सही है, बट देन ये जो पोर्शन है ये अगेन कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, उपिंदर सिंह में भी आई सर्च द होल थिंग, आई डिड नॉट फाइंड। अगर आप में से किसी को मिला होगा तो राइट इन द कमेंट्स कि कौन से पेज नंबर में आपको मिला है। आई डिड नॉट फाइंड इट, सो दैट्स वाई दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड बाकी क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी बुक में वहाँ पे हैं, तो वी कैन मार्क इट एज राइट। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हरप्पन टाउन्स। अगेन एज इट इज उपिंदर सिंह के बुक से लिया गया है। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। देर इज अ वाइड ऑकरेंस ऑफ स्पिंडल होल्स इन द हाउसेज, बट देर इज एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल होल्स के बारे में बात किया जा रहा है कि ये काफ़ी अमाउंट में मिले हैं इन द हाउस होल्ड्स, बट हमें स्पिनिंग व्हील्स नहीं मिले हैं। सेकेंड इज वेट्स एंड मेजर्स जो है वो हमें कंप्लीट ग्रेजुएशंस के संग, मतलब स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स की बारे में बात कर रहे हैं। और किस तरीके से, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg अभी का हमारा सिस्टम है, वैसे ही जो है प्रोग्रेसिव डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है हमें। ठीक है, ग्रेजुएशंस। देयर आर हाउसेज बिल्ट इन लार्ज पार्ट्स विद बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्ट यार्ड्स एंड देयर ओन वेल्स। ये जो ऑप्शन है ना, देखो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से आपने पढ़ा है, कहीं भी लिखा रहता है कि जो बड़े हाउसेस थे वो जनरली क्या थे, उनमें कोर्ट यार्ड होता था, अपना पर्सनल वेल होता था। एंड वी नो कि जो बेक्ड ब्रिक्स जहाँ पे वाटर का कॉन्टैक्ट है वो पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सबको पता है। नाउ द फोकस ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट टू चेक वेदर क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है या नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे देखो, अगर आप इस सोर्स पे जाओगे उपिंदर सिंह के जो ये चैप्टर नंबर 4 पेज 191 एंड 192, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हरप्पा से ऑल्सो इट गिव्स एविडेंस of woolen textiles impressions. The uniform thickness and uniformity of the weaves suggests spinning wheels and various kind of spindle holes for spinning. अब यहाँ पर यूपीएससी इफ यू गो बाय दिस लाइन, तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो पहला स्टेटमेंट दिया है ये तो गलत प्रूफ हो जाता है अपने आप में, कि क्या है कि हमारा एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स, शी इज मेंशनिंग इन द बुक की स्पिनिंग व्हील्स तो हमें मिले हैं वहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वी आर नॉट हियर टू चेक द स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे हमें पूछा नहीं है ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज राइट. व्हाट दे हैव आस्क्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स. एंड सेकेंड वाला वेट्स एंड मेजर्स वाला जो है, अगेन ये यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी सेकेंड वाले पेज में ही यहाँ पे अच्छे से मैंशनड है कि देयर वाज स्टैंडर्डाइजेशंस इंटेंडेड फॉर वेट्स एंड मेजर्स, एंड यहाँ पे बाइनरी स्मॉलर वेट्स जो है एंड डेसिमल वेट्स जो है वो भी यूज होता था. बट एनीवेज, तो ये जो है यहाँ से लिया गया, ठीक है, इस पेज से एक स्टेटमेंट उठाया गया, उस पेज से दूसरा स्टेटमेंट उठाया गया. सो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स. इट सजेस्ट दैट स्पिनिंग व्हील वॉज लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम. अगेन आई टोल्ड यू, वहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि येस इट वॉज डन एट होम, ये पढ़ के समझ में आ रहा है पहले स्टेटमेंट से. सेकेंड इज it suggests the extent of scientific knowledge that the Harappans possessed. ट्रू यहाँ पे वेट्स एंड मेजर्स की स्केल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सजेस्ट कर ही रहा है, प्लस बुक में भी हमने देखा वो डेसिमल वगैरह की बात कर रहे हैं. थर्ड जो है स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम. यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम कहीं से भी, ये जो थर्ड वाला आप पढ़ोगे इसको पढ़ के लग नहीं रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम, रादर अगर अपना कोर्टयार्ड है, वेल है, ये सब देख के आराम से लग रहा है कि दिस बिलोंग टू द वेल टू डू पीपल एंड दैट indirectly in fact suggests about private property. Okay, so here the answer is 1 and 2 are correct. Next is the next question, that is which of the following statements about Eka movement and Bardoli Satyagraha is or are correct. तो ये क्या है यहाँ पर as it is, ये इस बुक से उठाया गया है, that is India Struggle for Independence, बिपिन चंद्र. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हैं वो इन्हीं दोनों बुक से आए हैं, ठीक है. एंशियंट के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उपिंदर सिंह मैम के बुक से आए हैं, और मॉडर्न के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बिपिन चंद्र के बुक से आए हैं. सो इस चैप्टर भी मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 16 का 185-186 पेज नंबर है. नाउ लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है करेक्ट पूछा गया इसमें, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एका मूवमेंट एंड बरदौली सत्याग्रह इज करेक्ट. नाउ इफ आई आस्क यू कि इसको किस तरीके से आपको एलिमिनेट करके आंसर तक रीच करना है, तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. The Eka movement was throughout supported and organized by the Congress, while Bardoli Satyagraha was initially independent of the Congress influence. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ये पढ़ोगे ना यहाँ पे बिपिन चंद्र के बुक में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि द एका मूवमेंट, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पेज 185 में, यहाँ पे लिख रहे हैं ये कि अब ये कहाँ पे हुआ था एका मूवमेंट. इट वॉज इन अवध, यहाँ पे हरदोई अवध के इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट इज द इनिशियल थर्स्ट हियर वॉज प्रोवाइडेड बाय द कांग्रेस. शुरू में क्या है, कांग्रेस ने थोड़ा इनिशियल पुश दिया था फॉर दिस मूवमेंट. कांग्रेस एंड खिलाफत लीडर्स, बिकॉज दे हैड सेवरल ग्रीवांसेस, स्पेशली क्या है रेंट बढ़ा दिया गया था एंड ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार. ये भी दिया गया है कि ये दो प्रॉब्लम्स था हमारे एका मूवमेंट का. एंड इसमें डिसाइड किया कि उन्होंने किया कि ये रेंट पे करेंगे ओनली जितना पहले से वो देते आए हैं, बढ़ाया हुआ रेंट वो नहीं देंगे. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इन द नेक्स्ट पेज कि एका मूवमेंट सून डेवलप्ड इट्स ओन ग्रास रूट लीडरशिप, मदारी पासी एंड अदर लो कास्ट लीडर्स. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट बिकॉज यहाँ पर क्या है कि क्यों कांग्रेस इससे अलग हो गया वो बता रहे हैं. हु वर पर्टिकुलरली इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ नॉन वायलेंस, दैट वाज हु वर नो पर्टिकुलरली, मतलब बेसिकली कांग्रेस ने बोला था कि आपको ये जो मूवमेंट है ना इसको नॉन वायलेंस मूवमेंट आपको करना है. तो इन लोगों ने ये जो नॉन वायलेंस वाला क्लॉज जो कांग्रेस ने लगाया था ये इनको एक्सेप्टेबल नहीं था. दैट्स वाई दे बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है. तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. कांग्रेस एंड द खिलाफत लीडर्स अर्ज, एज अ रिजल्ट इट वेंट ऑन इट्स ओन वे. तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एका मूवमेंट शुरू कांग्रेस के सपोर्ट से हुआ था, लेकिन बाद में इट वेंट ऑन इट्स ओन वे एंड द रीजन वॉज बेसिकली ये नॉन वायलेंस वाला चीज. सो बेस्ड ऑन दैट, तो थ्रू आउट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, तो ये जो है इससे ये ऑप्शन कट हो जाता है हमारा. Next is Eka movement was provided leadership by the तालुकदार्स ऑफ अवध, whereas बरदौली सत्याग्रह was a movement of the landless laborers. ठीक है, सो ये एक हम रख सकते हैं अपने माइंड में. नेक्स्ट लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. बरदौली सत्याग्रह was a campaign against the enhancement of land revenue,
while Eka movement was a protest against the excessive extraction of rent. So this statement is right. And Eka movement was located in Varanasi and Mirzapur districts and of presently यूपी, while बरदौली सत्याग्रह नहीं. ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज हमने कहाँ देखा कि ये कहाँ पे था, ये अवध में था. ठीक है, सो दिस इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम. ठीक है, सो यहाँ पर इफ़ यू लुक एट दिस, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो सही हो गया. सेकंड क्या था, एका मूवमेंट प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय तालुकदार्स ऑफ अवध. तो डेफिनेटली वी सॉ कि ऐसा नहीं है. इनफैक्ट लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय द कॉमन पीपल. सो बस इतने इन्फॉर्मेशन से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग वैदिक पीरियड. अगेन इतना बड़ा क्वेश्चन है. आई डोंट नो व्हाट सेंस दे वर मेकिंग व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन. उनको क्या लगा था कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे स्टूडेंट्स पढ़ भी लेंगे, एग्जाम में इसको प्रोसेस भी कर लेंगे और आंसर भी कर लेंगे. सो ओनली यूपीएससी नोज व्हाट दे वांटेड टू टेस्ट. So anyways, we have to do the question. Consider the following statements about Rig Vedic period. First is irrigation from wells allowed agriculture to expand away from floodplains and strips on river margins into the present Punjab Haryana plains having underground water level. पहली बात तो इतना मुझे डिटेल्स क्यों जानना है ऋग वैदिक पीरियड का, आई डोंट नो. हाउ व्हाट सेंस विल इट मेक टू असेस माई प्रिपरेशन फॉर मेंस. इतना डीप में मुझे क्यों जाना है, बट स्टिल ठीक है, दे डिसाइडेड कि हमें डीप में जाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ड्रॉट एनिमल पावर वॉज एम्प्लॉयड टू ड्रॉ अप वाटर. ये जो है ना, ये जनरल स्टेटमेंट है, इतना तो आप मान सकते हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा. अगेन ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें हमें स्टेटमेंट कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये हमसे नहीं पूछा गया. इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस सपोर्ट और सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट्स. पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देर इज एविडेंस इन द ऋग वेदा द यूज ऑफ अश्म चक्र एंड आभा टू ड्रॉ अप वाटर. अब देखो यहाँ पर ये है. सेकेंड इज कि मेंशन हैज बीन मेड इन द ऋग वेदा ऑफ द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट्स लाइक परशु, कुलिशा, धात्रा. ये उपिंदर सिंह के बुक से एज इट इज इन्होंने स्टेटमेंट उठा के डाल दिया है. थर्ड इज देर इज हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ ऑक्स ऑक्सन इवन बिफोर ऋग्वेदा. ये भी क्या है, इन्होंने उपिंदर सिंह के बुक जो है वहां से उठा करके इन लोगों ने डाल दिया. सो दीज टू स्टेटमेंट्स जो है ये इसको इन्फर करके हम इसको बोल सकते हैं कि यस दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बट द थिंग इज कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये हमसे नहीं पूछा है. दे हैव आस्क्ड कि कौन सा हम इन्फर कर सकते हैं. सो इसको देख करके हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ये जो पहला वाला हम पढ़ेंगे इसका बोलने का मतलब क्या है कि इन्होंने बेसिकली जो है इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर. बेसिकली इरिगेशन जो है ये इसका यूज करते थे एग्रीकल्चर में. सो देर इज एविडेंस इन द ऋग वेदा ऑफ द यूज ऑफ पुली व्हील्स एंड अश्वा. ये हम ठीक है, ये कहीं भी एग्जैक्ट मेंशन नहीं है. दिस क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. उपिंदर सिंह में भी इसका कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट इससे हम थोड़ा बहुत इसको सही मान सकते हैं. सेकेंड इज कि ये जो है ड्रॉट एनिमल्स वेर यूज टू ड्रॉ अप वाटर. इससे कहीं भी ड्रॉट एनिमल्स के बारे में नहीं आ रहा है. ठीक है, ये ऋग वेदा में वो इस तरीके के इंप्लीमेंट्स यूज करते थे, एक्स हो गया, सिकल हो गया. इसके यूज से ये नहीं किसी भी तरीके से इन्फर कर रहा है कि ये वाटर ड्रॉइंग के लिए यूज होता था या फिर जो है ये जो है इरिगेशन वगैरह के लिए यूज होता था. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट राइट इवन दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन इट सेल्फ. एंड थर्ड वन जो है ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, डेफिनेटली इससे इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं. अब ये आया कहाँ से था, आया तो 1 and 3 आर करेक्ट इन दैट. आया कहाँ से था, देखो यहाँ पर अगर आप उपिंदर सिंह का बुक देखोगे यहाँ पर एज इट इज, ठीक है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. अदर इम्प्लीमेंट्स, ऋग वेदा की बात हो रही है, इम्प्लीमेंट्स की बात हो रही है. हो दैट इज कनित्रा, खनित्रा, देन इज धत्रा, एक्स, कुलिशा, परशु. ये यहाँ पे उपिंदर सिंह के बुक में मेंशन है. अलॉन्ग विद दैट वेरी इंटरेस्टिंगली आगे जाकर के एक क्वेश्चन है अबाउट क्षेत्र पत्नी. ठीक है, तो क्षेत्रपति जो है वो यहाँ पर मेंशन है. सो वो जो क्वेश्चन है ना, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन नंबर, आई गेस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 20. उसको एक हिंट यहाँ से मिलता है कि क्षेत्रपति जो है वो कहाँ पे डिस्कस्ड है, ऋग वेदा में डिस्कस्ड है. अगेन इतने डीप में जाकर के क्या पूछना चाहते हैं वो, क्यों मुझे क्षेत्रपति के बारे में पता होना चाहिए. फंडामेंटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछो ना, वेदर आई हैव एन आइडिया अबाउट द ऋग वैदिक पीरियड और नॉट. व्हाई टू आस्क अबाउट माइन्यूट फैक्ट्स. सो एनीवेज, सो हियर क्षेत्रपति के बारे में ये जो ऋग वेद में है यहाँ से हमें पता चलता है. ठीक है, तो ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में है कंसिडर द फॉलोइंग असर्शंस. अच्छा, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन टेक्निकली यूपीएससी को ड्रॉप कर देना चाहिए. रीजन बीइंग
कि इस क्वेश्चन को मैंने पूरा पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। यहाँ पे प्लेस्टोसीन पीरियड जो है, आइदर यहाँ पे यमुना जो वंस फ्लोड इनटू द इंडस और सतलेज फ्लोड इनटू यमुना एंड वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज आइदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू द इंडस एंड सो ऑन, इसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिस ऑफ द अबव इंसर्शन, मतलब इसको, इसमें से किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ को पढ़ के या किस चीज़ के बेसिस पे ये लोगों ने ये चीज़ लिखा है। तो ये हमें ये नहीं पूछना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है अकॉर्डिंग टू देम। तो इसमें क्या है ये पूछो। बात है कि ये जो चीज़ है इसमें भी लिखा नहीं है, इसमें भी लिखा नहीं है, ठीक है। ये जो है ये सेम स्पीशी, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, बिकॉज गैंजेटिक डॉल्फिन जो है और इंडस वाला जो है वो सेम स्पीशी को बिलोंग नहीं करते हैं, उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टेक्निकली ड्रॉप होना चाहिए। इन्होंने आई गेस इसका आंसर 3 दे करके रखा है, बट एनीवेज दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। एंड इफ़ यू आस्क कि ये मेंशन कहाँ पे है, तो ये बुक है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला। इट्स कॉल्ड द लॉस्ट रिवर, ठीक है, ऑन द ट्रेल्स ऑफ सरस्वती। बुक किसने लिखा है? मिशेल डेन्यू। इन्होंने ये बुक लिखा है जहाँ पर उन्होंने एविडेंस ऑफ रिवर डॉल्फिन ऑकरिंग इन बोथ इंडस एंड द गंगा रिवर्स। बट द पॉइंट इज कि दिस इज एन ओल्ड आउटडेटेड बुक। अब अपडेट हो चुका है इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्होंने अपने क्वेश्चन में अपडेट नहीं किया। So thank you so much. I hope this was helpful, and if you found it helpful, then please subscribe to this channel and do forward it to your friends as well. Thank you.